अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम रेनेसांस पीरियड को डिस्कस करेंगे। हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस कर रहे थे, उसमें आज हम रेनेसांस को डिस्कस करेंगे। ये जो पीरियड है 1500 से 1600 तक का पीरियड है। इसमें हम इसके करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे एज वेल एज इसमें जो फेमस राइटर्स हैं उनको देखेंगे और उनके जो मेजर वर्क्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रेनेसांस पीरियड को स्टार्ट करते हैं। कब से स्टार्ट हुआ? द रेनेसांस पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज़ आल्सो कॉल्ड द एलिजाबेथन पीरियड और द एज ऑफ शेक्सपियर। इसको हम एलिजाबेथन पीरियड भी कहते हैं, एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं। उसके साथ द मिडल एजेस इन यूरोप वर फॉलोड बाय द रेनेसांस। रेनेसांस मीन्स द रिवाइवल ऑफ लर्निंग, मतलब जो मिडल एजेस थी वो भी रेनेसांस पीरियड को फॉलो करती थी। अगर रेनेसांस के मीनिंग को देखें तो मीन्स द रिवाइवल ऑफ लर्निंग। उसके बाद इट डिनोट्स इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस द ग्रेजुअल इनलाइटमेंट ऑफ द ह्यूमन माइंड आफ्टर द डार्कनेस ऑफ द मिडल एजेस। मतलब इसका जो मेन पर्पस क्या है, इसमें जो मेन पर्पस है, it denotes in its broader sense the gradual enlightenment of the human mind after the darkness of the middle ages। मतलब इसका मतलब ये है कि जो मिडल एजेस में लोगों को किसी चीज़ के बारे में इल्म नहीं था, लोग जानते नहीं थे, इस एज में उनको रेनेसांस एज में रिवाइवल ऑफ लर्निंग मीन्स लर्न करने का मौका मिला और चीज़ों को सीखने का मौका मिला और जो डार्कनेस थी उनके माइंड में वो ख़त्म होना शुरू हुई। विद द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 बाय इन्वेजन ऑफ टर्क्स। मतलब तुर्की के जो लोग थे उनके इन्वेजन के बारे में इसमें उसके बाद द ग्रीक स्कॉलर्स हु वर रिजाइडिंग देयर स्प्रेड ऑल ओवर यूरोप एंड ब्रॉट विद देम इनवैल्यूएबल ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स। मतलब जो जितने भी ग्रीक स्कॉलर्स थे जो वहाँ रह रहे थे, उन्होंने पूरे यूरोप में मैन्युस्क्रिप्ट फैलाने शुरू किए इसमें, इस पीरियड में। मतलब यू कैन से दैट इन ईजली वर्डिंग के बहुत हद तक लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लोग बहुत हद तक जानने लगे और जितने भी स्कॉलर्स थे, राइटर्स ने, उन्होंने अपनी राइटिंग्स के हवाले से डिपिक्शन दी इस एज में। उसके बाद द डिस्कवरी ऑफ दीज क्लासिकल मॉडल रिजल्टेड इन द रिवाइवल ऑफ लर्निंग इन द 14th and 15th सेंचुरी। मतलब जैसे ही रिवाइवल हुई, लोगों को आगाही हुई 14 and 15th सेंचुरी में, लोगों में बहुत ज़्यादा चीज़ें उजागर होने लगी, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आने लगी, लोग जानने लगे क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन तमाम चीज़ों के बारे में। उसके बाद इस एज की और क्या खसूसियात थी? द सेंस ऑफ दिस मूवमेंट वाज दैट मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स एंड दैट मैन सो लॉन्ग ब्लाइंडेड हैड सडनली ओपन हिज आईज एंड सीन। इसमें क्या हुआ कि ऐसी मूवमेंट डिस्कवर हुई कि इंसान अपने बारे में जानने लगा, इस दुनिया के बारे में जानने लगा और जो मतलब उसके माइंड में ऐसी बातें थी जिनका उसको इल्म ही नहीं था, उसकी आंखें खुली इसके हवाले से और उसने इन तमाम चीज़ों को सीन किया, देखा चीज़ों को। उसके बाद द फ्लड ऑफ Greek literature with the new art of printing carried swiftly to every school in Europe, revealed a new world of poetry along with the revival of learning. New discoveries took place in several other fields। मतलब इसमें क्या हुआ कि न्यू आर्ट ऑफ प्रिंटिंग का आर्ट आया और ऐसे लोगों में रिवाइवल हुई जो बहुत ज़्यादा जानते थे, पोइट्री का बहुत ज़्यादा रुझान हुआ, इसमें रिवाइवल ऑफ लर्निंग हुई, न्यू डिस्कवरीज हुई और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी जो इस फील्ड में आई जिनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला उस दौर के लोगों को।
The Middle Ages were past and the old world had become new. Scholars flocked to the universities as adventurers to the new world of America, and there the old authority received a death blow. मतलब जो मिडल एजेस थी वो पीछे रहेगी, पास्ट में चलेगी, लेकिन ये प्रेजेंट सिचुएशन आ गई थी 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी, और बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स पैदा हो गए थे यूनिवर्सिटीज़ में, और बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हो गए थे लोगों को, और बहुत ज़्यादा अथॉरिटी रिसीव हो गई थी तब के लोगों को. ट्रूथ ओनली वॉज अथॉरिटी टू सर्च फॉर ट्रूथ एवरीवेयर एज मैन सॉट फॉर न्यू लैंड्स एंड गोल्ड. मतलब ट्रूथ वॉज एवरीवेयर, मतलब ट्रूथ जो सच्चाई है वो ही उनकी ताकत बन गई थी, और उनको हर तरफ जो सच्चाई ही दिखाई दे रही थी, और उनको न्यू आइडियाज़ मिल रहे थे, न्यू परसेप्शंस मिल रही थी, न्यू सोचने का मौका मिल रहा था. तो ये तमाम चीज़ें उनकी लाइफ. उसके बाद जो नेक्स्ट, द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेनेसांस वाज इट एम्फसाइजेज ऑन द ह्यूमनिज्म विच मीन्स मैन कंसर्न विद हिमसेल्फ एज द ऑब्जेक्ट ऑफ कंटेम्पलेशन. मतलब जो मेन चीज़ थी कि इंसान अपने बारे में जानने लग गया, इंसान को अपने बारे में आइडिया होने लग गया, और उसका जो मेन मकसद था कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ सोसाइटी में, और मेरे क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, उन तमाम चीज़ों के बारे में क्लियर आइडिया हो गया. उसके बाद द मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन इटली बाय डेंटे, पेट्रार्क एंड बोकाचियो इन द 14th सेंचुरी, एंड फ्रॉम देयर इट स्प्रेड टू अदर कंट्रीज़ ऑफ यूरोप. मतलब अब इसकी बात हो रही है कि ये जो मूवमेंट थी, रेनेसांस मूवमेंट थी, कहाँ से स्टार्ट हुई? इटली से स्टार्ट हुई. 2 डिफरेंट राइटर्स थे और जिन्होंने 14th सेंचुरी में इसके लिए काम किया, और इसी तरह ये यूरोप में बढ़ती गई, फैलती गई. इन इंग्लैंड इट बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द एलिजाबेथन पीरियड. अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में कब पॉपुलर हुई? ड्यूरिंग द एलिजाबेथन पीरियड. दिस मूवमेंट विच फोकस्ड इट्स इंटरेस्ट ऑन द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड had a number of subordinate trends. मतलब इस मूवमेंट का जो मेन मकसद था, जो मेन फोकस था, दैट वाज प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड. मतलब इंसान के ज़िंदगी के बारे में जानना और उसके जो ट्रेंड्स हैं उनके बारे में जानना. इट वाज अ मेन मोटिव ऑफ दैट मूवमेंट. द फर्स्ट इन इम्पोर्टेंस वाज द रीडिस्कवरी ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी एंड पर्टिकुलरली ऑफ एंशिएंट ग्रीस. मतलब जो मेन चीज़ थी इसमें रीडिस्कवरी, दोबारा क्लासिकल एंटिक्विटी ने जन्म लिया, और एंशिएंट ग्रीस में जो क्लासिकल पीरियड्स थे उनके बारे में आगाही हुई. During the medieval period, the tradition bound Europe had forgotten the liberal tone of old Greek world and its spirit of democracy, human dignity. मतलब इस पीरियड में क्या हुआ है, ट्रेडिशंस तो थी वो बाउंड होंगी यूरोप में, और लोगों को आगाही होने लगे, लिबरल होने लगे. मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड, मतलब जो ओल्ड ग्रीक आइडियाज़ थे, डेमोक्रेसी थी, उस हवाले से लोगों को कंप्लीट आइडिया होने लगा और लोग समझने लगे इन चीज़ों को. विद द रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन ग्रीक क्लासिकल एंटिक्विटी, द न्यू स्पिरिट ऑफ ह्यूमनिज्म मेड इट्स इम्पैक्ट ऑन द वेस्टर्न वर्ल्ड. मतलब न्यू जो स्पिरिट हुआ इंसानों में, तो उसने ना सिर्फ लिटरेचर में अपना नाम पैदा किया, बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरे यूरोप में जितने भी लोग थे उन पर भी इम्पैक्ट डाला. कि इट वाज द मूवमेंट दैट गिव न्यू आइडियाज़ टू डिफरेंट पीपल अकॉर्डिंग टू न्यू परसेप्शन. द फर्स्ट इंग्लिशमैन हु रॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्टडी वाज सर थॉमस मोर. मतलब इस दौर का जो फेमस राइटर था, इस यूटोपिया रिटन इन लैटिन वाज सजेस्टेड बाय प्लेटो रिपब्लिक. मतलब सबसे जो मेन या फेमस वर्क था सर थॉमस मोर का, यूटोपिया था, जो कि लैटिन में लिखा गया, और इसको सजेस्ट किसने किया था? प्लेटो रिपब्लिक. सर फिलिप सिडनी इन हिज डिफेंस ऑफ पोएजी एक्सेप्टेड एंड एडवोकेटेड द क्रिटिकल रूल्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक्स. सर फिलिप सिडनी ने डिफेंस ऑफ पोएजी
जो राइटिंग थी वो कंपोज की, जिसमें क्रिटिकल रूल्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक्स को। उसके बाद सेकंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमनिज्म वाज द डिस्कवरी ऑफ एक्सटर्नल यूनिवर्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर मैन। इसमें क्या था कि सेकंड जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था इंसानियत के बारे में कि अंदरूनी दुनिया से अलावा बैरूनी दुनिया क्या है और इंसान की इस मुआशरे में अहमियत क्या है। इन द medieval moralities play the characters are mostly personification, friendship, charity, sloth, wickedness and the like। मतलब इस करेक्टर में जो चीज़ें पाई जाती थी ये personification थी, friendship, charity, sloth, weakness and other kinds of things। Elizabethan period under the influence of humanism, the emphasis was laid on the qualities which distinguishes on human being from another and give an individuality and uniqueness। मतलब इस जो पीरियड था इसमें क्या हुआ कि ह्यूमनिज्म को तरक्की मिली, एम्फसाइज किया गया, क्वालिटीज़ जो डिस्कस की गई और एन अदर एस्पेक्ट या यूनिकनेस आई लोगों के काम में, लोगों की राइटिंग में, स्कॉलर्स की डिपिक्शन। Moreover, the revealing of the writer's own minds become full of interest. This tendency led to rise of new literary form, the essay, which was used successfully। Bacon, मतलब Bacon was also prose writer of that time। उसके जो essays थे उनकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा गाई मिली, उनमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिबेट किया गया। अगर ड्रामा की बात करें तो मार्लो probed down into the deep recesses of the human passions। His heroes, Tamerlane, Dr. Faustus and Barnabas the Jew Malta, are possessed of uncontrolled ambitions। Shakespeare, a more consummate artist, carry humanism to perfection। मतलब इस पीरियड की बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हीरोज़ थे, डॉक्टर फास्टस है, जियो माल्टा जिसने लिखा, उसके बाद शेक्सपियर्स की बहुत ज़्यादा राइटिंग्स हैं, उनके बहुत ज़्यादा प्लेज हैं, ट्रेजेडी हैं, कॉमेडी हैं। दीज ऑल आर रिलेटेड टू ह्यूमनिज्म। इन्होंने लोगों को एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में बताया एज वेल एज ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज़ के बारे में बताया। हिज जीनियस फेड बाय द स्पिरिट ऑफ द रेनेसांस enabled him to see life whole and present it in all its aspects। मतलब इसने क्या देखा कि जीनियसनेस देखी, स्पिरिट ऑफ रेनेसांस देखा और लाइफ को कम्प्लीटली देखा और प्रेजेंट सिचुएशन के हवाले से परखा कि क्या होना चाहिए, क्या है, क्या पास्ट में था, उसके अकॉर्डिंग न्यू क्या चीज़ें थी होनी चाहिए और इन तमाम चीज़ों में क्या चेंजिंग होनी चाहिए। उसके बाद इट वाज दिस न्यू इंटरेस्ट, ह्यूमन पर्सनालिटी, द पैशन फॉर लाइफ विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर exquisite lyrical poetry of the Elizabethan age dealing with the problems of death। मतलब जितने भी राइटर्स थे उन्होंने पैशन फॉर लाइफ लिखा। उसके बाद एज वेल एज अगर ट्रेजिडीज़ की बात करें तो डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ डेथ, मरने की क्या वजह है और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ती हैं इंसान को करंट लाइफ। एन अदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमनिज्म वाज द इनहांस्ड सेंसिटिवनेस टू फॉर्मल ब्यूटी एंड कल्टिवेशन ऑफ द एस्थेटिक सेंस। Another aspect of humanism was that man came to be regarded as responsible for their own action। अगर इंसान की बात करें तो इंसान अपने ही एक्शंस की वजह से अच्छा या बुरा कंसीडर करवाता है। अगर अच्छा करता है तो डेफिनेटली उसी की वजह से होता है, अगर बुरा होता है तो भी वो भी उसी की वजह से होते हैं। Cassius says to Brutus in Julius Caesar, the fall dear Brutus is not in our star but in our cell that we are underlying। मतलब जूलियस सीजर की उसने लाइन कोट की है, उसमें हमें बताया कि द फॉल डियर ब्रूट इज नॉट आवर स्टार्स बट इन आवर सेल। मतलब जो फॉल्ट होता है वो हमारे इन सियारों में नहीं है, मतलब आवर सेल्फ है, दैट वी आर अंडरलाइंग। मतलब आप हमें अपने ही वजह से कंसिक्वेंसेस फेस करना पड़ते हैं, अपने ही वजह से तमाम प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। Middle ages during the Renaissance period guidance was to be found from within। मतलब मिडल एजेस में जो वीकनेसेस रह गई थी, जो खामियां रह गई थी,
उनको पूरा किया गया। और रेनेसांस पीरियड उन्होंने के वाले से हमें गाइडेंस मिली जो लास्ट 2 पीरियड्स थे उसमें क्या खामियां थी और इनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। लिली रोट हिज रोमांस ऑफ यूपियस नॉट मेरली एज एन एक्सरसाइज इन अ न्यू काइंड ऑफ प्रोज। मतलब अगर लिली की बात करें तो उसने एक फेमस प्रोज लिखा, यूपियस आई थिंक इसकी प्रोनाउंसिएशन है। तो मतलब उसने भी इतनी तमाम चीज़ों की वजह से लिखा कि लोगों को रेनेसांस पीरियड में आगाही मिले। सिडनी रोट इज आर्केडिया इन द फॉर्म ऑफ फिक्शन इन ऑर्डर टू एक्सपाउंड एन आइडियल ऑफ मॉरल एक्सीलेंस। मतलब सिडनी ही वाज आल्सो राइटर, उसने जो फेमस वर्क लिखा आर्केडिया, तो उसने भी आइडियल ऑफ मॉरल एक्सीलेंस को शो करवाया। स्पेंसर रोट द फेयर क्वीन विद द व्यू टू फैशन अ जेंटलमैन अ नोबल पर्सन इन virtuous and gentle disposition. Though we do not look for direct moral teaching in Shakespeare, nevertheless we find underlining his work the same profoundly moral. उसके बाद इसमें जो मेन पीरियड आता है एलिजाबेथन ड्रामा का है। मतलब इस पीरियड में जो ड्यूरिंग द रेनेसांस पीरियड द एलिजाबेथन पीरियड एज इट इज़ पॉपुलरली कॉल्ड द मोस्ट मेमोरेबल अचीवमेंट इन लिटरेचर वाज इन द फील्ड ऑफ ड्रामा। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा जो काम हुआ वो इन द फील्ड ऑफ ड्रामा में था। मतलब ड्रामा में बहुत ज़्यादा वर्किंग हुई और लोगों को आगाही मिली। बहुत से फेमस राइटर्स थे जिन्होंने बहुत सारी ट्रेजिडीज़ लिखी, कॉमेडीज़ लिखी, हिस्ट्रीज़ लिखी। तो सबसे जो मेन नेम आता है वो शेक्सपियर का है। उसने बहुत ज़्यादा राइटिंग डिपिक्ट की अकॉर्डिंग टू दिस पीरियड पॉइंट ऑफ व्यू। वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ह्यूमनिस्ट टीचिंग इन द स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज हैज बीन ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ स्टडी ऑफ लैटिन ड्रामा एंड द ग्रोथ ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ एक्टिंग। मतलब अगर फेमस जो चीज़ थी या फेमस जो जोनरा था या ड्रामा था या प्ले था वो लैटिन ड्रामा थे, उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हुई, एक्ट बहुत ज़्यादा हुआ लैटिन ड्रामा पे। लैटिन प्ले बाय टेरेंस प्लाटस एंड सनीका एंड आल्सो कंटेम्प्रेरी वर्क्स बोथ इन लैटिन इन इंग्लिश। ये बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस थे जो ना सिर्फ इंग्लिश में थे बल्कि इसमें लैटिन का भी टच था। मतलब बोथ लैंग्वेज में ये लिखे गए थे और परफॉर्म भी किए गए थे। दिस परफॉर्मेंसेस वर द वर्क ऑफ मैच्योर एक्टर्स, स्कूल बॉयज़ और स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। मतलब इसमें जो परफॉर्मेंस थी, जो एक्ट था, जिन्होंने एक्ट किया वो ना सिर्फ एक्टर्स थे बल्कि स्कूल बॉयज़ भी थे और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। उसके बाद देयर सिग्निफिकेंस लाइज इन द फैक्ट दैट दे ब्रॉट द एजुकेटेड क्लासेस इनटू टच विद द मच मोर हाईली डेवलप्ड काइंड ऑफ ड्रामा दैन द ओल्डर इंग्लिश प्ले। इसमें ये क्या ये जो फेमस चीज़ क्या थी, ये थी कि इन्होंने लोगों को आगाही दी, बहुत ज़्यादा तरक्की दी, लोग एजुकेटेड हो गए और उनमें जो ओल्डर इंग्लिश प्ले का कंसेप्ट था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। न्यू टच मिला, न्यू डेवलपमेंट मिली, न्यू काइंड ऑफ ड्रामा को टीच किया गया। About the middle of 16th century, some academic writers made attempt to write original plays in English on the Latin model। मतलब 16th century की बात करें तो बहुत ज़्यादा ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने कोशिश की कि ओरिजिनल जो प्लेज हैं, जो उनके हकीकत में जो प्ले हैं उनको इंग्लिश में लिखें और मॉडल क्या हो, उसमें लैटिन मॉडल हो। द 3 important plays of this types are निकोलस डेलास, रेल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, जॉन स्टील ग्रामर, गॉर्टन्स नीडल। मतलब ये बहुत ही फेमस प्लेस थे। यू कैन से दैट दीज आर द बिगिनिंग प्ले ऑफ रेनेसांस पीरियड और एलिजाबेथन पीरियड। मतलब ये बहुत फेमस प्लेस थे और ये मोस्ट ऑफ द जो राइटिंग थी इसमें लैटिन और इंग्लिश का इस्तेमाल। उसके बाद थॉमस एक्विलिस, गोरबोडिक और फेरिक्स एंड
पोरिक्सटी, फर्स्ट टू आर कॉमेडियंस, कॉमेडीज और लास्ट वन ट्रेजिडी। मतलब ये 3 डिफरेंट कॉमेडीज थी 2 एंड लास्ट वन ट्रेजिडी है, ट्रेजिडी पोरिक्सटी। मतलब इसमें 2 ट्रेजिडीज़ हैं और एक कॉमेडी है, तो ये भी इस पीरियड के बहुत ज़्यादा फेमस प्ले थे। ऑल दीज प्ले आर monotonous and do not possess much literary merit. The second period of Elizabethan drama was dominated by universities wits, a professional set of literary men। मतलब इस पीरियड में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग थे, सेकंड पीरियड जो इम्पोर्टेंट था यूनिवर्सिटी विट्स था। यूनिवर्सिटी विट्स क्या था? यूनिवर्सिटी विट्स एक ग्रोह था, एक ग्रुप था, दैट वाज द राइटर्स ऑफ रेनेसांस पीरियड। इसमें कौन कौन से फेमस राइटर्स थे? मार्लो वाज द फेमस राइटर्स, वाज द सेंट्रल सन, लिली, ग्रीन, पिल्ली, लॉच एंड नैश। These are the famous writers of that period and you can say that these are all are university wits of that period। मतलब इन्होंने अपनी राइटिंग में डिफरेंट कॉमेडीज़ लिखी, डिफरेंट ट्रेजिडीज़ लिखी और बहुत ज़्यादा वर्क किया। और इन यूनिवर्सिटीज़ विट्स की वजह से भी इस एज को बहुत ज़्यादा फेमस एज कहा जाता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर एज कहा जाता है।